नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरें बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी खबर तो आज इजराइल से आई, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के द्वारा 3 ड्रोन से हमला किया गया। इसमें से 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने नाकाम कर दिया, जबकि एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के बगल में गिरा। तो ऐसे में कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि नेतन्याहू और उनका परिवार उस समय घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन इजरायली सेना ने दावा किया कि ये हमला ईरान की साजिश थी बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कराने के लिए। तो गाजा में टेंशन बरकरार और इससे तेल के दामों पर भी असर पड़ रहा है। लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, कई सारे लोग इसमें उलझे हुए हैं। अमेरिका का अलग प्रेशर है और अमेरिका को डर है कि कहीं इजराइल ईरान के परमाणु षड्यंत्रों पर न हमला कर दे। तो इसको लेकर के थोड़ा सा इजराइल में और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमें लगता है कि उसको सुलझा लेना चाहिए और जंग को रोकनी चाहिए किसी भी तरह से। उसके अलावा बात हम करेंगे इस बात की भी कि किस तरह से यूपी में उपचुनावों की तैयारी चल रही है। आज भाजपा ने अपने 25 प्रत्याशियों की घोषणा की है अलग अलग राज्यों के चुनावों के लिए, जिसमें कि केरला की वायनाड सीट भी है, जहां प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से। तो वहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और दूसरे स्टेट्स के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के लिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और बाद में वो फैजाबाद से सांसद बने। वो मामला कोर्ट में है, इसलिए उसका चुनाव फिलहाल नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ बैठकों का दौर जारी है। हर एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि उसे कौन कौन से सीट पर ध्यान रखना है। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी, उपचुनाव के लिए तैयारी चल रही है। वहीं बहराइच में भी अभी तक टेंशन बरकरार है। हालांकि आपको मैंने कल बताया था कि 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन मृतक के जो परिजन हैं मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, उसके परिजन पुलिस से भी संतुष्ट नहीं है। तो पुलिस को कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना होगा जिससे कि जो मृतक के परिवारों को भी एक आश्वासन मिले कि उचित कार्रवाई होगी, जिन्होंने भी इस हत्या और वारदात को, आगजनी और गाड़ियों को जलाने को अंजाम दिया है। तो ये यूपी की बात हो गई। हम यूपी से आएंगे अब अपने स्टेट महाराष्ट्र की तरफ, जहां से मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूं। महाराष्ट्र में जहां तक सीटों की तालमेल की बात करें तो जो महाविकास अघाड़ी है, उसमें से ऐसा कहना है उनका कि लगभग 260 सीटों पर सहमति बन गई है उनकी। लेकिन अभी भी 28 सीटें हैं जिस पर की सहमति नहीं बन पाई है। आज कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की उनके घर पर जाकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी हुई थी, उनका हाल चाल जानने के लिए वो गए। लेकिन नाना पटोले को इस मीटिंग से दूर रखा गया। तो शायद नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ सीटों को लेकर के मतभेद है, इसलिए पार्टी हाईकमान ने नाना पटोले को इससे दूर रखा। तो वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है, तो ताकि सीटों का तालमेल बिठाया जा सके। वहाँ आरजेडी को भी कुछ सीटें देनी है और कुछ सीटें वामदल भी चाहते हैं। तो मुलाकातों का ये दौर जारी है। वहीं दूसरी फिर से हम महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में इसलिए आते हैं तो हमने महाविकास अघाड़ी की तो बात कर ली, लेकिन महायुति से भी आज खबर आ गई है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि 260 सीटों पर इनमें सहमति बन गई है, जिसके हिसाब से फिलहाल बीजेपी को 142, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 66 और अजीत पवार की एनसीपी को 52 सीट मिलने वाले। फिलहाल 28 सीटों पर यहाँ भी मामला अटका हुआ है। अगले बातचीत के दौर में इन सीटों का मसला सुलझा लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी लगभग 160 सीटों पर लड़ना चाहती है, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी भी ज़्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को सुलझा लिया जाएगा। कंपेयर टू महाविकास अघाड़ी, महायुति ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है इस समय सीटों के बंटवारे को लेकर के। तो चलिए अब राजनीति के मैदान से हम चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आपको तो मालूम है बेंगलुरु में टेस्ट चल रहा है, लेकिन इंद्र देवता भी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। वहाँ पे बारिश की वजह से जहाँ पहले दिन का खेल नहीं हो पाया, तो वहीं आज चौथे दिन भी बारिश ने खलल डाला। भारत ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी अपनी दूसरी पारी में। कल 3 विकेट पर भारत ने 202 रन बना लिए थे और उस पारी को आज आगे बढ़ाया सरफराज खान ने और ऋषभ पंत ने 99 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो सिर्फ 1 रन से चूक गए अपने शतक से। तो ये बहुत मायूस करने वाली बात है। और ये सारे विकेट तब गिरे
जब इन दोनों के बीच में 170 रन से ज़्यादा की साझेदारी हो गई थी, तब भारत ने जब नया बॉल न्यूजीलैंड ने लिया तो नए बॉल से जो उनके गेंदबाज हैं टीम सऊदी ओरोके और जो दूसरे गेंदबाज हैं मैट हेनरी, उन्होंने कहर बरपाया और एजाज पटेल को भी 2 विकेट मिले। तो नई गेंद के बाद पूरा मामला बिखर सा गया, जहां भारत मतलब बहुत सारा 400 से ज़्यादा रन बना चुका था। 408 पर शायद भारत के 3 विकेट थे, तो वहीं 54 रनों के अंदर भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 464 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो इस मैच में सरफराज खान ने शानदार प्रदर्शन किया, अपने लाइफ की पहली सेंचुरी लगाई। सेंचुरी नहीं, उन्होंने 150 रन भी पूरे किए, लेकिन एक शॉट खेलते हुए, अच्छा शॉट था लेकिन वो कैच आउट हो गए 150 रनों पर। उसके बाद ये जब साझेदारी टूटी ऋषभ पंत और सरफराज खान की, तो उसके बाद विकेटों का तांता सा लग गया और भारत के कोई और बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाए, चाहे जडेजा हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ी कोशिश की, 15 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बुमराह और सिराज आउट हो गए। तो इस तरह भारत की पूरी टीम एक 464 रनों पर ऑल आउट हो गई।